बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास के कंप्यूटर के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 4 जिसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पाइथन को डिस्कस किया जाएगा। इसमें 4.1 टॉपिक के हम तमाम सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इफ़ है, इफ़ एल्स है, नेस्टेड इफ़ है, और 4.2 के भी तमाम सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें लूप्स हैं, वाइल लूप है, फॉर लूप है, नेस्टेड लूप है। इसके अलावा प्रिंट की कमांड में एंड स्टेटमेंट एज अ पैरामीटर कैसे इस्तेमाल की जाती है, इसको डिस्कस करेंगे, और रेंज फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा डिस्कस करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं पाइथन में। इससे पहले आपको जितनी एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 3 में करवाई मैंने, वो तमाम की तमाम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर पे एग्जीक्यूट हो रही। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर से मुराद के जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने लिखी, उसमें सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई, फिर नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर सो ऑन। अब हमारे पास हम ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को पाइथन में डिस्कस करने लगे हैं जो सीक्वेंशियल ऑर्डर की बजाय कंडीशन की बुनियाद पर स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो लूपिंग स्ट्रक्चर्स है। अब कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आपके पास डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसमें आपकी बुक वाला इफ स्टेटमेंट को डिस्कस करता है। इफ से मुराद है बेटा अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसके साथ लिखे गए कोड को एग्जीक्यूट किया जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसके साथ लिखी गई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाए, अदरवाइज उसको स्किप कर दिया जाए। इफ की कंडीशन में ट्रू होने की बुनियाद पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाता है और फॉल्स होने की बुनियाद पर उसको स्किप कर दिया जाता है। आपने पाइथन में इंडेंटेशन का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना है। जब आप ये स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करेंगे तो इंडेंटेशन एरर्स आएंगे आपको। इंडेंटेशन से मुराद के स्पेस जो है, जहां जहां आपको स्पेस और टैब जिस तरीके से बताई जाए, आपने उसी तरह उसको इस्तेमाल करना है। इफ का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, आगे आप कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद सिंटैक्स में कॉलन है, इस कॉलन को आप स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन पे आप टैब प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करने के बाद अपनी वो स्टेटमेंट लिखेंगे जिसे आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अब इसकी यहां पर स्क्रीन पर आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है कि इफ टेम्परेचर इज अबव 30 वी प्रिंट अ मैसेज। टेम्परेचर एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू असाइन की 35 और हमने लिखा इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30। ये आपकी कंडीशन हो गई, टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 कॉलन। और जो स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करनी है, नेक्स्ट लाइन पर टैब प्रेस करने के बाद आपके कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे टॉप पे टैब की आ रही होती है, प्रिंट इट्स अ हॉट डे। तो अगर टेम्परेचर 30 से बड़ा है, जो कि है, तो प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर इट्स अ हॉट डे। तो राइट साइड पे आउटपुट भी दिखाई गई है। अब हम इसको W3 स्कूल्स के एडिटर पे चेक करते हैं एक एग्जांपल करके, जैसे आपको पिछले लेक्चर में भी गाइड किया गया। ये मैंने आपके सामने W3 स्कूल्स का ट्राई इट एडिटर ओपन कर लिया। इसमें लेफ्ट साइड पे कोड और राइट साइड पे उसकी आउटपुट दिखाई जाएगी। ऊपर रन की कमांड मौजूद है, इस बटन को आप प्रेस करेंगे, कमांड लिखने के बाद तो ये एग्जीक्यूट होगा। हमने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 33 और दूसरा वेरिएबल लिया b इज इक्वल टू 200। उसके बाद मैंने लिखा इफ b इज ग्रेटर देन a और सिंटैक्स के तौर पर मैंने क्या मेंशन किया, कॉलन। फिर नेक्स्ट लाइन में टैब प्रेस करके मैंने लिखा प्रिंट b इज ग्रेटर देन a और इसे एग्जीक्यूट करके देखा इस एग्जांपल को, तो हमारे पास आउटपुट जनरेट हुई b इज ग्रेटर देन a बिकॉज दिस कंडीशन वाज ट्रू। b इज ग्रेटर देन a वाज ट्रू। अगर मैं इस कंडीशन को रिप्लेस कर देता हूं b लेस देन a से, तो अब क्या आना चाहिए आउटपुट। तो मैंने आपको इफ का एक फॉल्ट बताया है कि सिंपल इफ स्ट्रक्चर में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये अपने साथ वाली स्टेटमेंट को स्किप कर देता है और कोई आउटपुट जनरेट नहीं करता। तो इसको रन करते हैं। हमने इस कोड को रन किया और राइट साइड वाले पैनल में आप इसको चेक करें कि आपकी आउटपुट क्या जनरेट होती है। तो राइट साइड के पैनल में कोई आउटपुट जनरेट नहीं हुई और आपको दिखाना भी यही चाहते थे
कि जब सिंपल इफ स्ट्रक्चर में आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके पास आउटपुट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक आएगी, कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगी। ठीक है, एक बार और आपको ट्रू कंडीशन का रिजल्ट दिखा देते हैं कि b ग्रेटर देन a चूंकि ट्रू है तो आपके पास आउटपुट आई b ग्रेटर देन a। इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो इससे थोड़ा सा बेहतर है, टू सेट्स ऑफ कंडीशंस पे चलता है, वो इफ एल्स स्टेटमेंट है। जब आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हो और आपको उसमें से एक चूज करना हो तो आप इफ एल्स स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। इसमें इफ के साथ कंडीशन लिखी जाती है और उसके साथ कंडीशन के ट्रू होने पर जो कोड आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं आप वो लिखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप एल्स का कीवर्ड लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं जो कि सिंटैक्स में शामिल है, और फिर आप क्या करते हैं कि जिस कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कंडीशन के फॉल्स होने पर, तो आप उसके बाद वो वाली अपनी स्टेटमेंट्स को मेंशन करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है टेम्परेचर इज इक्वल टू 15, आपने टेम्परेचर वेरिएबल की वैल्यू ले ली 15। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, सिंटैक्स के तौर पर कॉलन प्रिंट इट्स अ हॉट डे, एल्स सिंटैक्स का कॉलन प्रिंट इट्स नॉट अ हॉट डे। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 हुआ तो आउटपुट आएगी इट्स अ हॉट डे, वरना आउटपुट आएगी इट्स नॉट अ हॉट डे। तो राइट साइड पर आपको आउटपुट दिखाई हुई है इट्स नॉट अ हॉट डे। अब मैं आपको ट्राई इट एडिटर पे इसकी एक एग्जांपल करवाऊंगा ताकि आपको इफ एल्स का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। इस एडिटर में आपके लिए पिछली एग्जांपल्स को मैंने मॉडिफाई किया। एक a वेरिएबल वैल्यू 33, b वेरिएबल वैल्यू 200 असाइन की। इफ b इज ग्रेटर देन a तो हमने आउटपुट में जनरेट करवाया प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। एल्स सिंटैक्स का कॉलन प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। b इज ग्रेटर देन a, ये कंडीशन आपकी ट्रू है बिकॉज b की वैल्यू 200 है एंड 200 इज ग्रेटर देन a की वैल्यू 33 है, तो लिहाजा आपकी इफ के साथ वाली स्टेटमेंट चली, दैट इज b इज ग्रेटर देन a। अब मैं इस वैल्यू को अपडेट कर देता हूं और a की वैल्यू को 333 कर देता हूं फॉर एग्जांपल। अब जब आपकी ये कंडीशन एवेल्युएट होगी b इज ग्रेटर देन a तो ये फॉल्स आएगी। क्यों? क्योंकि 200 ग्रेटर देन 333 ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो इफ के साथ वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी बल्कि एल्स के साथ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दैट इज a इज ग्रेटर देन b। तो चले एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे। मैंने रन की कमांड पे क्लिक किया तो राइट साइड पे आपके पास आउटपुट जनरेट हुई a इज ग्रेटर देन b। तो इस तरह इफ एल्स में क्या होता है कि इफ के साथ जो कंडीशन है उसके ट्रू होने पर ट्रू केस स्टेटमेंट चलेगी जो इफ के साथ लिखी है, और उसके फॉल्स होने पर एल्स केस स्टेटमेंट चलेगी जो आपने एल्स के साथ मेंशन की है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा नेस्टेड कंडीशंस, कि आप एक इफ की कंडीशन के अंदर दूसरा इफ भी लगा सकते हैं, कंप्लीट इफ एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी एल्स के अंदर भी इफ की कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेस्ट कहते हैं लफ्जी मानी में घोंसले को। अब चिड़ियों का घोंसला अगर आप देखें तो वो तिनके की लेयर्स बिछाती हैं, एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो लेयर बाय लेयर वो अपना घोंसला बनाते हैं, इसको नेस्ट कहते हैं। नेस्टेड कंडीशन का कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है कि अगर आप एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, उस कंडीशन के अंदर तीसरी, चौथी चेक करना चाहते हैं तो इसको नेस्टेड इफ कंडीशंस या नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। अब नेस्टिंग का जो लेवल है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड सो ऑन। लेकिन यकीनी बात है जितनी ज्यादा इन डेप्थ नेस्टिंग आप करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कंप्लेक्सिटी कोड की बढ़ती चली जाएगी। अब ये कैसे काम करता है, पहले इसका सिंटैक्स आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर एग्जांपल दिखाते हैं। कि आपने इफ का कीवर्ड लिखा, कंडीशन नंबर 1 मेंशन की, कॉलन लगाया, नेक्स्ट लाइन पे आए, इंडेंटेशन का इस्तेमाल किया। इंडेंटेशन का इस्तेमाल करके आपने इफ को टैब के जरिए आगे शिफ्ट किया, कंडीशन नंबर 2 लिखी, कॉलन प्रेस किया, उसके बाद वो
आपने स्टेटमेंट लिखी जो ट्रू कंडीशन के तौर पर आप चलवाना चाहते हैं। अगर कंडीशन नंबर 1 भी ट्रू हो और कंडीशन नंबर 2 भी ट्रू हो तो क्या कोड आपका एग्जीक्यूट हो। फिर आपने इफ कंडीशन का एल्स लिखा, ये कंडीशन नंबर 2 का एल्स है। उसमें आपने लिखा कि अगर कंडीशन 1 तो ट्रू हो बट कंडीशन नंबर 2 फॉल्स हो तो ये वाला एल्स चलेगा। एंड देन आपने एक और एल्स लिखा जो आउटर इफ का एल्स है। ये कोड एल्स वाला सिर्फ तब चलेगा जब आपका बाहर वाला इफ, मतलब कंडीशन नंबर 1 वाला इफ ही फॉल्स हो जाए। अगर आपका कंडीशन नंबर 1 वाला इफ फॉल्स हो जाएगा तो ये अंदर वाला इफ एल्स, जिसके ऊपर मैं माउस आपको हिला के दिखा रहा हूं, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसमें आप एंटर ही नहीं होंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास यहां पर एक एग्जाम्पल है कि वेदर इज इक्वल टू रेनी। वेदर की वैल्यू आपने रख दी स्ट्रिंग रेनी। टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 और टेम्परेचर की वैल्यू रख दी 10। अब आप पहले इफ में लगा रहे हैं कि इफ वेदर इक्वल इक्वल टू रेनी, और आपने आगे कॉलन सिंटैक्स के तौर पे मेंशन किया कि अगर वेदर की वैल्यू रेनी हो तो आप अंदर आ जाएं स्ट्रक्चर में नेस्टेड इफ पे और चेक करें कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू लेस देन 15 है तो प्रिंट करें वेयर आर रेन कोट, एल्स प्रिंट करें टेक एन अम्ब्रेला। अब जब आपने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो पहली कंडीशन चेक हुई वेदर इक्वल इक्वल रेनी और ये ट्रू हो गई। ट्रू होने पे वो अपने नेस्टेड इफ में आया और यहां उसने चेक किया टेम्परेचर लेस देन 15, ये भी ट्रू हो गया क्योंकि 10 लेस देन 15 है। तो प्रिंट हुआ आपके पास आउटपुट में वेयर आर रेन कोट। वरना अगर ये लेस देन 15 ना होता, कोई बड़ी वैल्यू होती, तो यहां पर प्रिंट होता टेक एन अम्ब्रेला। ओके, हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल चेक करते हैं। ट्राई इट एडिटर में हमने एक वेरिएबल लिया x, उसकी वैल्यू असाइन कर दी 12। फर्स्ट इफ जो आउटर इफ है आपका, उसमें हमने लिखा इफ x इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट अबव 10। अगर x 10 से बड़ा हो तो आप प्रिंट कर दें अबव 10। और इनर इफ में आ जाएं और इनर इफ में आके कहें इफ x इज ग्रेटर देन 20 तो आप कहें प्रिंट एंड आल्सो अबव 20। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तो अबव 10 भी प्रिंट होगा एंड आल्सो अबव 20 भी प्रिंट होगा। एल्स इस इफ के साथ चलेगा, अदरवाइज प्रिंट होगा बट नॉट अबव 20, मतलब अबव 10 चल जाएगा बट नॉट अबव 20। और इसमें आप एक और एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आउटर इफ के लिए, और वो क्या कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि दैट इज लेस देन, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रिंट वैल्यू इज लेस देन 10। ओके, तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कोड को कि क्या चलता है। अभी हमारी वैल्यू 12 है, हमने ट्राई रन किया 12 इज ग्रेटर देन 10, ये ट्रू है तो प्रिंट अबव 10 ये आना चाहिए आपके आउटपुट में। अंदर आए हम इफ x इज ग्रेटर देन 20 जो कि नहीं है तो एंड आल्सो अबव 20 नहीं छपना चाहिए। ये वाला एल्स चलना चाहिए जो मैंने हाईलाइट किया है, प्रिंट बट नॉट अबव 20। तो इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आती है। तो हमारे पास पहले प्रिंट हुआ अबव 10 और फिर प्रिंट हुआ बट नॉट अबव 20। अब हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को 10 से भी ड्रॉप कर देते हैं ताकि चेक करें कि क्या हमारी अगर पहले ही आउटर इफ ही फॉल्स हो जाए तो क्या रिजल्ट रहेगा। अब हम यहाँ पे आए इफ x ग्रेटर देन 10 जो कि फॉल्स हो गया, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये नहीं चलेगा, बल्कि ये वाला एल्स पार्ट चलेगा जो मैंने अब हाईलाइट किया है। तो इसको रन करके चेक करते हैं कोड को। तो हमारी आउटपुट आनी चाहिए वैल्यू इज लेस देन 10 जो कि एज एक्सपेक्टेड ठीक चल रही है। अब हम एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो अबव 10 भी हो और अबव 20 भी हो ताकि तीसरा केस चयन हो सके। तो मैंने यहां पर वैल्यू 25 ले ली। फर्स्ट इफ पे आए हम 25 इज ग्रेटर देन 10 ट्रू है, अबव 10 प्रिंट होगा। फिर हम नेक्स्ट इफ पे आए इनर इफ पे, इफ x ग्रेटर देन 20 एंड आल्सो अबव 20। तो ये दोनों कंडीशंस इफ वाली हमारी ट्रू हो रही हैं।
तो हमारी आउटपुट आनी चाहिए अबव 10 एंड आल्सो अबव 20। उम्मीद है आपको ये कोड समझ आया होगा। आप इस तरह की 3-4 एग्जांपल जनरेट करें ताकि आपके लिए इफ एल्स स्ट्रक्चर बनाना इजी हो जाए नेस्टेड। नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर बेटा हमारे पास है लूपिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स। इसको रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, आइटरेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लूप स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लूप कॉन्स्ट्रक्ट भी कहते हैं। ये किस काम आता है? एक तो ये सबसे पहले सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे काम जिसे हमने बार बार एग्जीक्यूट करना हो, तो ऐसे सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स को आइटरेशन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हम लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। विद फ्यूअर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, कम स्टेटमेंट्स लिख के हम वो रेपिटेटिव टास्क जो है वो अचीव कर लेते हैं। अब व्हाइल लूप में कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक व्हाइल की कंडीशन के साथ लिखा हुआ कोड जो कि कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होना है वो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। इसमें काउंटर वेरिएबल जो आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सबसे पहले उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं, देन कंडीशन, उसके बाद ट्रू के स्टेटमेंट, और नेक्स्ट पे आता है आपके काउंटर वेरिएबल का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो लिहाजा व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो क्या है? व्हाइल का कीवर्ड, देन उसके बाद कंडीशन और फिर कॉलन का इस्तेमाल। तो ये मेन इसका सिंटैक्स है। अब यहां पर स्क्रीन पर आपको व्हाइल लूप की एक एग्जांपल नजर आ रही है। एड 1 टू अ नंबर until it reaches 10 and print that numbers। आपने एक नंबर वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया और आपने कंडीशन लगाई व्हाइल नंबर इज लेस देन 10 कॉलन प्रिंट नंबर। जब हम पहली बार आए तो 1 इज लेस देन 10 ट्रू हुआ, उसने प्रिंट किया नंबर की वैल्यू को। आउटपुट में राइट साइड पे देखें 1 प्रिंट हुआ, नंबर प्लस इक्वल टू 1, तो इसने नंबर की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद आप वापस गए कंडीशन पे। अब दोबारा आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर वाला काम है वो नहीं होगा, वो एक बार होता है। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन में नंबर की वैल्यू 2 हो चुकी थी, 2 इज लेस देन 10 ट्रू हुआ, प्रिंट नंबर, उसने 2 वैल्यू प्रिंट की और नंबर प्लस इक्वल टू 1 ने नंबर की वैल्यू को 3 कर दिया। फिर दोबारा आप आइटरेशन में गए, कंडीशन को चेक किया, 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू थी, प्रिंट नंबर, उसने 3 प्रिंट किया, नंबर प्लस इक्वल टू 1 ने नंबर की वैल्यू को 4 कर दिया। सो एंड सो ऑन, आप चलते चलते 9 पर पहुंच गए। तो आपने 8 + 1 9 किया और आप जब गए कि 9 इज लेस देन 10 ट्रू हुआ, प्रिंट नंबर, उसने 9 को प्रिंट किया और आपकी इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 ने नंबर की वैल्यू को 10 कर दिया। अब जब आप चेक करने गए तो 10 इज लेस देन 10 फॉल्स हुआ। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो व्हाइल लूप के साथ नथी की गई थी अब ये नहीं चलेंगी और आपका जो कंट्रोल है वो लूपिंग स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। अब इसकी हमें खुद भी प्रैक्टिकल एग्जांपल करनी चाहिए, तो हम ट्राई इट एडिटर पे चलते हैं अपने और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को चेक करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल जो यहां जनरेट की गई है, एक काउंटर वेरिएबल मैंने लिया है i इज इक्वल टू 1, व्हाइल की कंडीशन में मैंने मेंशन किया i लेस देन 6, कॉलन सिंटैक्स के तौर पे, प्रिंट ऑफ i, तो i की वैल्यू प्रिंट होगी एंड देन i प्लस इक्वल टू 1 क्या करेगा? i की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। अब जब आपके पास फर्स्ट वैल्यू आई 1 इज लेस देन 6, हमने इसे एग्जीक्यूट किया, राइट साइड पे आउटपुट जनरेट कर लेते हैं और इसको ड्राई रन करके देखते हैं। 1 इज लेस देन 6 ट्रू हुआ, प्रिंट i की वैल्यू 1 प्रिंट हुई, i प्लस इक्वल टू 1 ने i की वैल्यू को 2 कर दिया। देन अगेन हम कंडीशन पे गए, 2 इज लेस देन 6 ट्रू हुआ, प्रिंट i की वैल्यू 2 प्रिंट हुई, i प्लस इक्वल टू 1 ने उसको क्या कर दिया? 3 कर दिया। 3 इज लेस देन 6 चेक हुआ कंडीशन में, प्रिंट i ट्रू था तो i की वैल्यू 3 प्रिंट हुई, i प्लस इक्वल टू 1 ने i की वैल्यू को 4 कर दिया। देन 4 टेस्ट हुआ, इसी तरह 5 टेस्ट हुआ और हमारे i की वैल्यू 1 प्लस करके 6 हो गई। अब हमने जब चेक किया 6 इज लेस देन 6 तो वो फॉल्स हो गई कंडीशन और आपका जो कंट्रोल था वो लूप से बाहर आ गया। इसी के साथ हम इसको जरा 2-3 तरीकों से टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट लगा दूं,
अब क्या होगा, पहली वैल्यू 1 प्रिंट होगी, उसके बाद 2 के इंक्रीमेंट ने उसे 3 कर दिया, 3 टेस्ट हुआ, ट्रू था, 3 प्रिंट हुआ। देन इंक्रीमेंट ने 2 का इंक्रीमेंट था उसे 5 कर दिया, 5 इज लेस देन 6 ट्रू था, 5 प्रिंट हुआ, और फिर उसकी वैल्यू 7 हो गई, जो कि 7 लेस देन 6 फॉल्स हुआ, तो ये वापस आ गया। तो इससे आप बहुत से काम ले सकते हैं, जैसा कि काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं, टेबल्स प्रिंट कर सकते हैं, सीक्वेंस में नंबरिंग प्रिंट कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं लूप के अंदर इफ एल्स की। ये सिंपल मोस्ट एग्जांपल आपके लिए जनरेट की गई है ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। नेक्स्ट लूपिंग स्ट्रक्चर में बेटा आपके पास है फॉर लूप। फॉर लूप जो है वो भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। काउंटर कंट्रोल लूप के तौर पर ज्यादातर इस्तेमाल होता है। कॉमनली जो इसका इस्तेमाल है वो सीक्वेंस को आइटरेट करने के लिए है, जैसा कि लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स, टपल में, स्ट्रिंग में, सर्चिंग के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास फॉर लूप का जो सिंटैक्स है, फॉर वेरिएबल इन का कीवर्ड लगाएंगे आप, और सीक्वेंस में आप अपनी लिस्ट का नाम मेंशन कर देंगे। कॉलन आपके सिंटैक्स में शामिल है। तो इसमें इस लाइन में 2 कीवर्ड्स हैं, एक फॉर का और एक इन का, और कॉलन भी आपके सिंटैक्स का हिस्सा है। फिर आपके पास वो कोड होगा जो कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अब हम अगर इसकी एग्जांपल देखें तो अपने ट्राइट एडिटर में इसको ट्राई करके देखते हैं। हमने एक लिस्ट बनाई, फ्रूट्स इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर हमने इसको वैल्यूज पास की, एप्पल, बनाना, चेरी। फिर हमने फॉर का कीवर्ड इस्तेमाल किया, फॉर आई इन का कीवर्ड इस्तेमाल किया, और अपने सीक्वेंस का नाम दिया जिसका नाम है फ्रूट्स। कॉलन लगाया और हमने लिख दिया प्रिंट आई। अब होगा क्या कि इस आई वेरिएबल के लिए ये सर्च आउट करेगा फ्रूट्स की लिस्ट में, और आई की वैल्यू पहले लोकेशन, सेकंड लोकेशन, देन थर्ड लोकेशन, और उन वैल्यूज को प्रिंट करता आएगा। तो इसलिए फॉर लूप काम करता है। अब हम अगर इसकी आउटपुट देखें तो आपके पास लिस्ट में जितने डेटा आइटम्स थे वो उसने प्रिंट कर दिए। पहले आइट्रेशन में एप्पल, सेकंड आइट्रेशन में बनाना, और थर्ड आइट्रेशन में चेरी को प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये जो वेरिएबल है आई, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे एक्स से रिप्लेस कर देता हूं तो तब भी इस कोड को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप इसकी जगह कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं। आप कह देते हैं कि फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल आप ये नाम लिख देते हैं इसका, तो तब भी ये बिल्कुल सेम वर्किंग करेगा। तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि इसमें ऐसा कोई कदगन नहीं है। नेक्स्ट हम बेटा बात कर लेते हैं रेंज फंक्शन की। रेंज फंक्शन नॉर्मली सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मोस्टली इसे फॉर लूप के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब सिंटैक्स रेंज फंक्शन का 3 टाइप्स का है। पहला कि रेंज के अंदर आप स्टॉपिंग वैल्यू बता दें। जब आप स्टॉपिंग वैल्यू बताएंगे तो उससे पीछे पीछे उस वैल्यू से पहले तक के नंबर्स को जनरेट किया जाएगा। इसी तरीके से सेकंड सिंटैक्स ये है कि रेंज फंक्शन में आप 2 पैरामीटर्स पास ऑन करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू भी बताते हैं और स्टॉपिंग वैल्यू भी बताते हैं। थर्ड सिंटैक्स ये है कि रेंज फंक्शन में आप स्टार्ट वैल्यू बताएंगे, स्टॉप वैल्यू भी बताएंगे, और स्टेपिंग बताएंगे कि हर 2 नंबर्स के दरमियान कितने कितने का डिफरेंस रखना है। अब फॉर एग्जांपल आपके यहां पर एक सिंटैक्स की एग्जांपल दी गई है, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 प्रिंट आई। तो फॉर और इन जो है ये दोनों के दोनों आपके कीवर्ड्स हैं, वो इस्तेमाल हुए। आई को रेंज ऑफ 5 में पास किया, प्रिंट कर रहे हैं हम आई को, तो 5 उसकी स्टॉपिंग वैल्यू है। तो 0 से लेकर 4 तक आपके नंबर्स जनरेट होंगे इससे। हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं अपने ट्राई इट एडिटर में। सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट सेंटेक्स हमने डिस्कस किया था कि x इज इक्वल टू रेंज ऑफ 6। रेंज ऑफ 6 से मुराद कि आपके पास स्टॉपिंग वैल्यू क्या है 6। फॉर n इन x प्रिंट n, तो कहां से कहां तक वैल्यूज जनरेट होंगी 0 से लेकर 5 तक। इसको हम रन करते हैं तो रेंज ऑफ 6 ने सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जनरेट की 0 से लेकर
5 तक, 0 1 2 3 4 और 5। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सिंटैक्स हमने डिस्कस किया था उसमें हम स्टार्टिंग वैल्यू भी बताते हैं और स्टॉपिंग वैल्यू भी बताते हैं। तो हमने लिखा x इज इक्वल टू रेंज ऑफ 3,6। अब स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 3 है और एंडिंग वैल्यू आपकी क्या है 6। तो ये 3 से स्टार्ट होगा और एंड वैल्यू से पहले क्लोज करेगा, तो 3 4 और 5 जनरेट होंगे। हमने फॉर लूप में इसे पास ऑन किया, फॉर n इन x प्रिंट n। तो x में क्या क्या वैल्यूज आई थी आपके पास, 3 4 और 5। तो 3 बार ये आपका लूप चला और 3 4 और 5 जनरेट हो गया। थर्ड जो सिंटैक्स हमने डिस्कस किया था उसमें स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉपिंग वैल्यू और स्टेपिंग वैल्यू थी। तो यहां पर x इज इक्वल टू रेंज ऑफ 3 स्टार्टिंग वैल्यू, 3 से स्टार्ट करेगा, 20 स्टॉपिंग वैल्यू, 20 से पहले रुक जाएगा 19 पे, और 2 2 का डिफरेंस, इसका मतलब 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो 2 2 की स्टेपिंग जो है वो इस्तेमाल करेगा। तो हमने लिखा फॉर n इन x प्रिंट ऑफ n। अब अगर आप इसे रन करके इसकी आउटपुट को एग्जीक्यूट करके देखें तो राइट साइड पे जो आउटपुट है इस पे गौर करें। तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11, 13, 15, 17 और 19। अगर मैं इसकी स्टेपिंग वैल्यू को चेंज करता हूं और 3 कर देता हूं तो अब ये 3 3 की स्टेपिंग को इस्तेमाल करेगा और नंबर ऑफ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। 3 के बाद 6, 9, 12, 15, 18 और नेक्स्ट वैल्यू चूंकि 21 बन रही थी जो कि स्टॉपिंग वैल्यू को क्रॉस कर रही थी, तो लिहाजा ये 18 पे रुक जाएगा। इसी तरीके से अगर इसकी जंपिंग वैल्यू को 1 कर दिया जाए तो ये 3 से लेकर 19 तक सिंपल काउंटिंग जनरेट कर देगा। नेक्स्ट आपकी बुक वाला बेटा डिस्कस करता है एंड स्टेटमेंट को। आपके प्रिंट फंक्शन में पाइथन में एंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शनल। एंड स्टेटमेंट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी पैटर्न को मेंशन कर सकते हैं कि एट द एंड ऑफ आउटपुट क्या पैटर्न आपका प्रिंट हो। अब नॉर्मली जो प्रिंट की कमांड्स हैं पाइथन में उसका तरीकाकार ये है कि जब आप दो डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो वो न्यू लाइन का इस्तेमाल करता है और न्यू लाइन पर आपको ले जाती है नेक्स्ट पाइथन की प्रिंट स्टेटमेंट। एंड कैरेक्टर के जरिए, एंड इनपुट के जरिए, पैरामीटर के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक तो इन्हें एक ही लाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटपुट को एक ही लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं। दूसरा कि एंड में आप किसी कैरेक्टर को अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा प्रिंट अजहर शाह कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस और फिर प्रिंट एसन। तो अजहर शाह के दरमियान एक स्पेस आ गई और फिर क्या आ गया, एसन। इसी तरह राइट साइड वाली एग्जांपल्स में प्रिंट अयान कॉमा एंड इज इक्वल टू ट्रिपल स्टैरिक, देन प्रिंट नवीद, अयान ट्रिपल स्टैरिक और नवीद, ये प्रिंट हो गया। अब आपके पास एग्जांपल नंबर 2 में दिखाता है फॉर आई इन रेंज 1,6। तो रेंज का फंक्शन इस्तेमाल किया 1 से लेकर 6 तक। तो क्या प्रिंट करेगा, ये 1 से लेकर 5 तक नंबर्स प्रिंट करेगा। प्रिंट आई कॉमा, अब आई में वैल्यू प्रिंट होगी, एंड इज इक्वल टू स्पेस। तो आपका कैरेक्टर क्या है दरमियान में जो हर आउटपुट के बाद प्रिंट होगा, स्पेस। तो 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5। इस तरीके से ये काम करता है। हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं अपने एडिटर पे। यहां पर हमने सिंपल एग्जांपल पहले जनरेट की, प्रिंट हेलो, और सेकंड कमांड में मैंने लिखा है प्रिंट हाउ आर यू, ताकि मैं आपको पहले बाय डिफॉल्ट बिहेवियर इसका दिखा सकूं। डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि देखिए उसने पहली प्रिंट कमांड को नेक्स्ट लाइन में और प्रिंट हाउ आर यू को एक और नेक्स्ट लाइन पे जाकर प्रिंट किया है। ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है प्रिंट की कमांड का। अब जब आप इसमें एंड के पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो कैसा बिहेव करता है। मैंने लिखा है हेलो कॉमा हाउ आर यू कॉमा और एंड इज इक्वल टू ट्रिपल स्टैरिक। अब इसको सिंगल लाइन में इसको प्रिंट करना चाहिए, तो उसने सिंगल लाइन में कैसे प्रिंट किया, हेलो हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद एंड इज इक्वल टू में क्या आ गया, 3 स्पेसेस आ गई। अगर आप इन 3 स्टैरिक की जगह, सॉरी स्पेसेस क्या गया मैं, स्टैरिक, कोई और कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हैं एंड ऑफ द स्ट्रिंग में,
तो उसको भी रिप्लेस करके आप देख सकते हैं, तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। यहां पर अगर आप स्पेस देंगे 3, तो इसी तरीके से 3 स्पेसेस को वहां पर रिप्लेस कर देगा। तो ये जो आपका एंड का पैरामीटर है, ये एक तो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को सिंगल लाइन में प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा एट द एंड ऑफ द प्रिंट आउटपुट आप किसी कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नेस्टेड लूप्स। जिस तरह आपको नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर समझाया, सेम इसी तरीके से नेस्टेड लूप्स काम करते हैं। लूप विद इन अ लूप, अगर एक लूप के अंदर आप एक और लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को नेस्टेड लूप कहा जाता है। आउटर लूप की हर आइट्रेशन के लिए अंदर वाले लूप की तमाम आइट्रेशंस कंप्लीटली एग्जीक्यूट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आउटर लूप में आपकी 2 आइट्रेशंस हैं और अंदर वाले लूप में 3 आइट्रेशंस हैं, तो फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप आपके अंदर वाले लूप की तीनों आइट्रेशंस एग्जीक्यूट होंगी। इसी तरीके से फॉर द सेकेंड आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप आपकी इनर लूप की तमाम 3 आइट्रेशंस एग्जीक्यूट होंगी। तो नेस्टेड लूप्स का थोड़ा सा इस्तेमाल देख लेते हैं। यहां पे उसने लिखा प्रिंट बेसिक नंबर पैटर्न, तो ये तो आपका एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा। आउटर लूप में वो लिखता है फॉर आई इन रेंज ऑफ 3, कि आई जो है वो काउंटर वेरिएबल कहां तक चले, रेंज का फंक्शन लगाया 3 तक। तो रेंज का फंक्शन जो 3 वाला है वो क्या जनरेट करेगा आपके लिए, 0, 1 और 2। इसका मतलब कि बाहर वाले लूप की टोटल 3 आइट्रेशंस हैं। फॉर जे इन रेंज 4, अब रेंज 4 का मतलब कि यहां पर 0, 1, 2 और 3 4 आइट्रेशंस आपके इनर लूप के अंदर मौजूद है। अब इनर लूप के अंदर प्रिंट क्या करना है, प्रिंट एफ आई इज इक्वल टू आई कॉमा जे इज इक्वल टू जे। इसका मतलब है आई इज इक्वल टू प्रिंट हो, और जो आई आपके पास करली ब्रेसेस में लिखा हुआ है यहां आई की वैल्यू प्रिंट होगी, जे इज इक्वल टू एज ए मैसेज प्रिंट होगा, और करली ब्रेसेस में जहां जे लिखा हुआ है वहां जे की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद उसने कहा है प्रिंट हर एक आइट्रेशन के खत्म होने के बाद इनर लूप की एक पैटर्न प्रिंट कर दे 3 बार, ये जो डैश का साइन लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर आप इसको ड्राई रन करके देखें तो आपके पास यहां पर बेसिक नंबर पैटर्न एज अ मैसेज प्रिंट हुआ। अब बाहर वाले लूप की 0 आइट्रेशन के लिए अंदर वाले लूप की j 0, 1, 2 और 3 चारों आइट्रेशंस एग्जीक्यूट हुई। अंदर वाले लूप की जब आइट्रेशंस कंप्लीट हुई तो पैटर्न प्रिंट हुआ डैशेस का। उसके बाद i इज इक्वल टू 1 वाली आइट्रेशन, बाहर वाले लूप की सेकेंड आइट्रेशन जो कि 1 नंबर है, उसके लिए अंदर वाले लूप की चारों आइट्रेशंस एग्जीक्यूट हुई, j 0, 1, 2 और 3। इसी तरह बाहर वाले लूप की थर्ड आइट्रेशन जो कि 2 है नंबर, उसके लिए j की 0, 1, 2 और 3 चारों आइट्रेशंस प्रिंट हुई। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता है। बाहर वाले लूप की तमाम आइट्रेशंस के लिए, इंडिविजुअल आइट्रेशन के लिए अंदर वाले लूप की तमाम वैल्यूज एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद बाहर वाले लूप से बाहर निकलने के लिए उसने प्रिंट करवाया हुआ था 3 सिंगल कोट्स, तो वो आपके एज इट इज आ जाएंगे किसके अंदर, आपकी आउटपुट में। अब एग्जांपल नंबर 2 में वो कहता है नेस्टेड लूप्स टू प्रिंट स्टार्स या एस्टेरिस इन ट्रायंगुलर पैटर्न। अब स्टार का पहले आप पैटर्न देख लें कि फर्स्ट लाइन में 1 स्टार प्रिंट करना है, सेकंड में 2, थर्ड लाइन में 3, फिर 4 और फिर 5। तो इस तरीके से टोटल आपकी जो लाइंस हैं वो कितनी है, 5 बार आपका लूप चलना चाहिए। पहली बार के लिए 1 आइट्रेशन चले, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फिर 4 और फिर 5 बार प्रिंट हो। अब इसके लिए हमने प्रिंट करवाया राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये आउटपुट में उसे दिखाना चाहिए था जो उसने नहीं दिखाया हुआ, ये एज ए मैसेज प्रिंट हो जाएगा आपके पास। n इज इक्वल टू 5, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 5 रख दी। हमने कहा फॉर i इन रेंज 1, n प्लस 1। 1, n प्लस 1 से मुराद है कि 1 से आपने स्टार्ट करना है रेंज फंक्शन, और n प्लस 1 बन रहा है 6, तो ये उससे पीछे रहेगा क्योंकि स्टॉपिंग वैल्यू से पीछे रहता है। तो 1, 2, 3, 4 और 5,
तो बाहर वाला लूप की जो आपने रेंज बताई है वो 1 से 5 तक है, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह अंदर वाले लूप में फॉर j इन रेंज i, अब i की वैल्यूज ऊपर से पास ऑन होनी है, प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल टू स्पेस। तो होगा क्या कि i की वैल्यू जब 1 आएगी तो फिर ये 1 स्टार प्रिंट करेगा, जब 2 आएगी तो 2 स्टार, फिर 3 आएगी तो 3 स्टार, फिर 4 और फिर 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका ये नेस्टेड लूप। समझने के लिए हम एक और एग्जांपल नेस्टेड लूप की जनरेट करके देख रहे हैं। हमने एक लिस्ट जनरेट की, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ए डी जी, और उसमें 3 वैल्यूज हमने रखी, रेड, बिग और टेस्टी। फिर हमने एक सीक्वेंस क्रिएट किया फ्रूट्स के नाम का, और उसमें हमने रखा एप्पल, बनाना और चेरी। अब आउटर लूप में हम लिख रहे हैं फॉर x इन ए डी जे, और अंदर आ जाते हैं, इनर लूप लगाते हैं फॉर y इन फ्रूट्स। तो x की ए डी जे में हर वैल्यू के लिए, फॉर एग्जाम्पल पहली वैल्यू है रेड, तो जब y इन फ्रूट्स चलेगा तो प्रिंट हमने करवाया है x, y। तो x की वैल्यू तो फिक्स रहेगी क्या, रेड, और y की वैल्यूज तमाम आइट्रेशंस पे चलेंगी, एप्पल, बनाना और चेरी। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो आउटर लूप की हर वैल्यू के साथ हमारे इनर लूप की तमाम वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। अगर आप राइट साइड वाली आउटपुट को देखें तो रेड जो पहली वैल्यू है पहले सीक्वेंस की ए डी जे की, उसके साथ तीनों वैल्यूज प्रिंट हुई हैं, जिसे मैंने हाईलाइट किया, रेड के साथ एप्पल भी, बनाना भी और चेरी। फिर ये सेकंड आइट्रेशन पे गया आउटर लूप की बिग वैल्यू के साथ एप्पल, बनाना और चेरी तीनों प्रिंट हुई। उसके बाद ये थर्ड आइट्रेशन पे गया आउटर लूप की, जिसमें टेस्टी के साथ इसने एप्पल, बनाना और चेरी तीनों को प्रिंट किया। तो ये हमारे नेस्टेड लूप की एग्जांपल है। आप इस तरह की एग्जांपल्स जनरेट करें और अपने कॉन्सेप्ट को मजीद इसमें क्लियर करें। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।